अगर हम लोग बात करते हैं फ्लक्स और एमएमएफ की और इनके बीच का रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो इस सारी चीज़ों को बहुत बार बेसिक, वैसे तो ये बेसिक के अंडर में आता है, लेकिन बहुत बार लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होता है कि फ्लक्स और एमएमएफ के बीच में क्या रिलेशन है, करंट के बीच में क्या रिलेशन है, पहले कौन आता है और इनके बीच का फेज़र एंगल क्या होगा। इन सब चीज़ों का कन्फ्यूज़न इस लेक्चर में आपका दूर हो जाएगा। इस लेक्चर के अंदर मैं पूरा डिटेल में बात करूँगा, किस तरीके से फ्लक्स, एमएमएफ और करंट इनके बीच में रिलेशन है, साथ ही वोल्टेज का क्या रिलेशन है और कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले अगर फ्लक्स और एमएमएफ की बात करूं, तो मान लेते हैं, इसको समझने के लिए हम एक कॉइल ले लेते हैं और इस कॉइल के अंदर एक करंट फ्लो करा लेते हैं, आई करंट। ठीक है, जब भी करंट आई फ्लो करेगा और मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर जो फ्लक्स बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आप इसके लिए मैक्सवेल्स का राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं। रूल सिंपल है, आपको क्या करना है, जिस डायरेक्शन में करंट सर्कुलेटरी पाथ ले रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में करंट की जो डायरेक्शन है, और वी कैन से डेट कि करंट जिस तरीके से कॉइल में रोटेट हो रहा है उसी डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लो, तब जो थंब की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो इनवर्ट की तरफ है। तो अगर फिंगर्स को राइट हैंड रूल के मैं रख के सिंपल सा फिंगर्स को इनवर्ट की तरफ मूव करूंगा, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ थंब आएगा उसके हिसाब से जो फ्लक्स की डायरेक्शन होगी वो कुछ ये होगी। सो दिस इज द फ्लक्स, ये हमें पता चल गया है। नाउ अगर हम बात करते हैं, हमें फ्लक्स पता चल गया मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल से। ठीक, अब ये फ्लक्स क्या डायरेक्ट आ जाएगा इस करंट के बाद डायरेक्ट फ्लक्स आएगा या बीच का कोई प्रोसीजर भी है। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा बात जानते हैं कि अगर हमें फ्लक्स को जनरेट करना है किसी भी कॉइल में, तो उस फ्लक्स को जनरेट करने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी एमएमएफ की। एमएमएफ यहाँ पे क्या है, मैग्नेटो मोटिव फोर्स। जिस तरीके से करंट में एक ईएमएफ की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो मुझे एमएमएफ की जरूरत पड़ती है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। यानी कि एक ऐसी फोर्स चाहिए होगी जो इस फ्लक्स लाइंस को, जिनकी वजह से ये फ्लक्स लाइन सर्वाइव कर सकें एयर स्पेस में। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं एमएमएफ के फॉर्मूले की, तो एमएमएफ इक्वल टू एन इंटू आई होता है, और ये किसके बराबर होता है, एस इंटू फाइव के। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ तो एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, आई क्या है, कॉइल के अंदर फ्लो होने वाला करंट, एस रिलक्टेंस है। इंपॉर्टेंट चीज है, रिलक्टेंस है, रिएक्टेंस नहीं है। रिएक्टेंस होता है एक्स, रिएक्टेंस होता है बेसिकली इंडक्टिव और कैपेसिटिव, लेकिन रिलक्टेंस बिल्कुल एनालॉगी होता है, एनालॉगस होता है रेजिस्टेंस के। जिस तरीके से कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस होता है, उसी तरीके से जो मैग्नेटिक मेटेरियल्स होते हैं या ऐसे मेटेरियल जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है उसका रिलक्टेंस होता है। ठीक है, और लास्ट में फाई है फ्लक्स जनरेटेड। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट इक्वेशन। यहाँ पे ये जो इक्वेशन देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस इक्वेशन से हम लोग समझ सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट, कैसे प्रोसीजर चल रहा है। यानी ठीक है, तो एम एम एफ इक्वल टू एन इंटू आई इक्वल टू एच इंटू फाइव, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है अगर हम बात करते हैं फ्लक्स और एम एम एफ को जोड़ने वाली। नाउ अगर मैं आपसे कहूँ पहले क्या हुआ, यानी कि सीक्वेंस क्या होगा प्रोसीजर का, तो सीक्वेंस कुछ इस तरीके से होगा। यानी कि सबसे पहले करंट आएगा, देन उस करंट से एमएमएफ बनेगा, और वो एमएमएफ क्या करेगा, फ्लक्स को सेटअप करेगा। तो आई होप ये इक्वेशन आपको याद रखनी होगी, दिमाग में समझ में आ गई होगी। तो जैसे कि होता ना कि कौन पहले आया फिर उसके बाद कौन आया, तो सिंपल सी इक्वेशन याद रखनी है। सबसे पहले करंट आएगा, जब भी किसी कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा तो वो वहां पे मैग्नेटिक मोटिव फोर्स को इंड्यूस करेगा, और ये जो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स है एफ, ये फ्लक्स को बनाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये प्रोसीजर। नाउ अगर मैं बात करता हूँ फेज रिलेशन की, तो सबसे पहले मैं करंट के रेस्पेक्ट में बात करूंगा। तो करंट की अगर हम बात कर लेते हैं, अगर करंट का जो फेजर है वो इस तरीके से, मैंने उसको रेफरेंस ले लिया है, तो एमएमएफ का जो फेजर होगा एफ का, वो क्या होगा, सेम फेज में होगा। देख सकते हो यहाँ पे करंट और एमएमएफ का फेजर सेम होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। करंट से ज्यादा क्यों बनाया है, क्योंकि करंट जो होगा यहाँ पे, अगर आई करंट है तो एमएमएफ इक्वल टू कितना होता है, एन इंटू आई, यानी नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम थोड़े से भी ग्रेटर देन वन ले लेंगे तो ये करंट से ज्यादा बनेगा। नाउ अगर हम बात कर लेते हैं फ्लक्स की, तो फ्लक्स कुछ इस तरीके से आएगा। फ्लक्स यहाँ पे क्योंकि फ्लक्स होता है एस इंटू फाइव, तो यहाँ से हम लोग ये पूरा एक सीक्वेंस निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि करंट, एमएमएफ और फ्लक्स, ये तीनों क्या होंगे, ऑल इन सेम फेज। ये सारे के सारे क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आगे के लिए। जब भी आप कभी कोई क्वेश्चन करते हैं, कभी इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं, तो जब भी हम फेजर बनाएंगे तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि करंट और एमएमएफ के बीच का जो फेजर होगा वो सेम फेज में होगा। इसी तरीके से एमएमएफ और फ्लक्स के बीच का जो फेज एंगल होगा वो भी जीरो होगा, यानी कि सेम फेज में होंगे। तो ये तीनों चीजें सेम फेज में रहती हैं। नाउ अगर हम बात कर लेते हैं वोल्टेज के, तो देखते हैं अगर वोल्टेज को हम इसी इक्वेशन में डालें तो क्या होगा। तो सबसे पहले एमएमएफ आया, करंट हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं इसलिए करंट यहाँ नहीं बना रहा हूँ। करंट आएगा वैसे बेसिकली पहले, फिर उसके बाद एमएमएफ आएगा, इस एमएमएफ के बाद आएगा फ्लक्स, और इस फ्लक्स के बाद इस फ्लक्स से एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ईएमएफ जो होगा वो 90 डिग्री के डिफरेंस पे होगा, 90 डिग्री के लैग करेगा, और वो हो जाएगा वोल्टेज आपका, दिस वन इज योर ई।
ठीक है। तो इंड्यूस्ड वोल्टेज, अगर हम कभी भी वेरिएबल फ्लक्स की वजह से अगर वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है तो वो उस फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करेगा। ये रूल आपको याद रखना है। ये रूल क्या है ये मैं बता चुका हूँ, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। फैराडे लॉ बेसिकली इसके ऊपर ऑलरेडी गिवन है। तो इंड्यूस वोल्टेज, जब भी कभी कहीं वोल्टेज इंड्यूस होगा किसी फ्लक्स की वजह से, ध्यान रखना वोल्टेज अगर फ्लक्स की वजह से इंड्यूस हो रहा है, टर्म लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ, वोल्टेज अगर फ्लक्स की वजह से इंड्यूस हो रहा है तब वो 90 डिग्री लैग करेगा। ठीक है, 90 डिग्री किससे लैग करेगा? दोनों से, फ्लक्स से भी और एमएमएफ से भी। आई होप ये समझ में आ रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ अब हम बात करते हैं सेलिएंट पोल जनरेशन की, यानी सेलिएंट पोल अल्टरनेटर की बात करें। अगर सेलिएंट पोल अल्टरनेटर में समझते हैं कि यही जो हमने फ्लक्स और एमएफ सीखा है इसका इस्तेमाल करके हम क्या निकाल सकते हैं, कितने तरीके के फ्लक्स हो सकते हैं। तो अगर सेलिएंट पोल में ये सेम कॉन्सेप्ट लगाएं तो सबसे पहले एक एमएमएफ आ जाएगा, एफएफ। ठीक है, ये क्या है? फील्ड एमएमएफ, यानी कि जब भी हम लोग फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करेंगे, यहाँ पे हम जानते हैं कि जो रोटर होता है उसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग की होती है। जब फील्ड वाइंडिंग के अंदर मैं करंट फ्लो कराऊंगा यहाँ पे, तो ये जैसे बिल्कुल इस तरीके से, क्योंकि इस पे इस तरीके से कुछ वाइंडिंग होगी ऐसे करके। ठीक है, तो जैसे ही इसमें एक आई करंट आई है, फील्ड वाइंडिंग का करंट इंड्यूस कराऊंगा, फ्लो कराऊंगा, तो वो क्या करेगा? फ्लक्स बना देगा, एफ एफ। ठीक है, यहाँ पे एम एफ बना देगा, एफ एफ फील्ड में। ठीक है, तो फील्ड एम एम एफ क्लियर हो गया। यहाँ पे इस एम एम एफ की वजह से क्या होगा? एक फ्लक्स आ जाएगा जो कि होगा फील्ड फ्लक्स। तो पहले करंट आया, फिर उसकी वजह से एम एम एफ आया, एम एम एफ की वजह से फ्लक्स आया, सब के सब सेम फेज में। क्लियर हो गया यहाँ पे? ओके, नाउ अब देखते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द, अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे होगा ईएमएफ इंड्यूस, ईपी। ठीक है, ये ईपी होगा। ये ईपी क्या होगा? 90 डिग्री लैग करेगा आपके फ्लक्स और एमएमएफ से, फील्ड फ्लक्स से। ठीक है, अच्छा एक कई लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर इसके अंदर हमने जो करंट बनाया है वो कैसे, वो किस फेज में होगा? तो अभी मैंने आपको सिखाया था करंट की डायरेक्शन कुछ ये होगी, दिस इज योर आई एफ। यानी क्या हुआ? अगर हम फेजर बनाते हैं करंट का तो फील्ड करंट का फेजर हो जाएगा। यहाँ से नहीं दिख रहा है तो इसको मैं नीचे मार्क कर देता हूँ। कुछ इस डायरेक्शन में ये होगा करंट का फेजर। क्लियर हो गया? मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए बनाया नहीं है। दिस इज योर आई एफ। ठीक है, दिस इज योर करंट, फील्ड करंट फेजर। तो फील्ड करंट का फेजर होगा, उसी डायरेक्शन में एमएमएफ होगा फील्ड का, और उसी डायरेक्शन में फ्लक्स होगा फील्ड का। ठीक है, नाउ इससे 90 डिग्री लैग करता हुआ एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईपी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लैगिंग लोड की। अगर आप लैगिंग लोड की बात कर रहे हो तो लैगिंग लोड के केस में करंट जो होगा वो लैग करेगा इंड्यूस वोल्टेज से, लैगिंग लोड के लिए ही। क्योंकि मैंने लैगिंग लोड अगेन पहले भी बताया है, लैगिंग लोड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जनरली जो लोडिंग होती है हमारे घरों में वो लैगिंग होती है कॉइल्स के रूप में, तो इसीलिए मैंने लैगिंग लोड लिया है। तो करंट क्या करेगा? ऑटोमेटिकली लैगिंग लोड के लिए लैग करेगा इंड्यूस वोल्टेज से। नाउ ये करंट जो होगा इसकी वजह से एक आर्मेचर एमएमएफ आएगा। ठीक है, जो आर्मेचर करंट एमएमएफ इंड्यूस होगा, तो ये आर्मेचर करंट इंड्यूस एमएमएफ जो होगा यहाँ पे एफ ए मैंने दे रखा है, इसकी वजह से क्या होगा? एक फ्लक्स आ जाएगा फाई ए। ठीक है, ये क्या होगा? ये आर्मेचर फ्लक्स कह सकते हैं इसे, या फिर आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स कह सकते हो, कई तरीके के नाम है इनके। क्लियर हो गया? यहाँ पे ये चीज समझ में आ रही होगी। नाउ एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि जो आर्मेचर की वजह से जो फ्लक्स इंड्यूस होगा आर्मेचर करंट की वजह से, वो बहुत ही स्मॉल होगा कंपेरेटिवली। अगर हम बात करते हैं फील्ड फ्लक्स का, रीजन क्या है? रीजन सिंपल है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स, आपको याद होगा फील्ड वाइंडिंग जब भी हमने बताई थी तो वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स बहुत हाई थे, याद करो। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको डीसी मशीन अगर आपको मेरी याद हो, मैंने पढ़ाई है, तो जब भी कहीं फील्ड वाइंडिंग की बात करते हैं, फील्ड वाइंडिंग की बात कर लें, जैसे कि शंट मशीन्स में होता था या फिर सीरीज मशीन में, जब भी हम फील्ड वाइंडिंग की बात करते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स उसके अंदर उसकी पहचान होती है, ये होती है फील्ड वाइंडिंग की पहचान। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग सीरीज वाइंडिंग की बात कर लें या आर्मेचर वाइंडिंग की बात कर लें, तो आर्मेचर वाइंडिंग को कुछ ऐसे टर्न से रिप्रेजेंट करा जाता था, यानी कि नेग्लिजिबल टर्न्स। ये हो गई आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग में टर्न्स बहुत स्मॉल होते थे। ठीक है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होते थे, तो इसीलिए इसकी वजह से ये जो आर्मेचर करंट होगा, क्योंकि हमें वहां पे अगर हम बात करते हैं आर्मेचर की, तो आर्मेचर के अंदर हमारी प्राइम रिक्वायरमेंट क्या होती है? आई ए। आर्मेचर करंट की जरूरत होती है, फ्लक्स की फाई ए की हमें कोई जरूरत नहीं होती है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। और इसीलिए एक प्रॉब्लम भी आ जाती है आर्मेचर फ्लक्स के होने की वजह से, वो होती है आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर फ्लक्स जो होता है ये हमारे लिए दिक्कत की बात करता है, क्योंकि आर्मेचर फ्लक्स जो होगा ये क्या करेगा? ये जब फील्ड फ्लक्स के साथ इंटरेक्ट करेगा तो आर्मेचर रिएक्शन होगा। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है कि जब भी आर्मेचर फ्लक्स का क्या इफेक्ट होगा ओवर फील्ड फ्लक्स, यानी कि फॉर एग्जांपल पहले फील्ड फ्लक्स सीधा सीधा जा रहा था, लेकिन जैसे ही आर्मेचर अगर ये कंडक्टर रखे हुए हैं यहाँ पे, तो जैसे ही कंडक्टर का फ्लक्स आ जाएगा तो वो क्या करेगा? उसकी वजह से ये जो फ्लक्स लाइंस होंगी, ये फ्लक्स लाइंस क्या होंगी? या तो नीचे ऐसे करके जाने लगेंगी, टेढ़ी हो जाएंगी, और यहाँ पे जाके इस तरीके से। आई होप ये चीज आपको याद होगी। नहीं याद है तो मेरा लेक्चर देख सकते हैं, डीसी मशीन आर्मेचर रिएक्शन लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप पिक्चर क्लियर हो रही होगी। तो आर्मेचर फ्लक्स, तो यहाँ पे बेसिकली मैं इस क्वेश्चन देने का आंसर कर रहा हूँ कि आर्मेचर करंट जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द
आर्मेचर एमएमएफ एंड आर्मेचर फ्लक्स। तो इसीलिए फील्ड फ्लक्स बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका काम है, यानी कि जो फील्ड वाइंडिंग में जो करंट हम लोग आईएफ करंट फ्लो कराएंगे, वहाँ पे हमारी प्रायोरिटी होगी कि हमें ज़्यादा फ्लक्स जनरेट करना है, तो नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा रखेंगे तो एमएमएफ ज़्यादा बनेगा, एमएमएफ ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा फ्लक्स इंड्यूस होगा। क्लियर हो गया? तो इसीलिए आर्मेचर करंट जो है उसके अंदर, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बहुत कम है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एमएमएफ जो होगा वो बहुत स्मॉल होगा और उसकी वजह से फ्लक्स भी स्मॉल बनेगा। क्लियर? नाउ अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। अगर हम आर्मेचर फ्लक्स कह लो या फिर कह सकते हो आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ, दोनों वर्ड यूज करे जाते हैं। कुछ बुक्स में आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ की बात करते हैं और कुछ बुक्स में हम लोग इसको आर्मेचर फ्लक्स की बात करते हैं या आर्मेचर एमएमएफ की बात करते हैं। ठीक है, दोनों चीजें आप जस्टिफाई कर सकते हो। तो अगर हम एफ यानी कि आर्मेचर के अंदर बनने वाला एमएमएफ और फील्ड का जो एमएमएफ है, इनका बीच का अगर हम रिलेशन निकालें, इनके बीच का अगर हम नेट सम निकालें, फेजर सम, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। नाउ ये दोनों मिलके क्या करेंगे, ये दोनों मिलके बड़ा इंपॉर्टेंट एमएमएफ बनाते हैं और वो होता है रिजल्टेंट एमएमएफ, एफआर। ठीक है, एफआर क्या है? रिजल्टेंट एमएमएफ। ठीक, यानी कि एयर के अंदर देखो क्या हुआ, आर्मेचर के अंदर कुछ एमएमएफ आया और फील्ड का कुछ एमएमएफ था, दोनों ने मिलके रिजल्टेंट एमएमएफ बना दिया। और इसी को अगर हम इसी की डायरेक्शन में अगर हम फ्लक्स बनाए तो दिस इज योर रिजल्टेंट फ्लक्स, एयर गैप रिजल्टेंट फ्लक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक था फाई एफ फील्ड फ्लक्स था, उसके बाद क्या हुआ, आर्मेचर का फ्लक्स आया, ये हो गया तुम्हारा फाई ए। अब ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करे तो जो एयर है, यानी कि ये पूरी क्या है, ये एयर है आसपास, तो एयर के अंदर जो फ्लक्स होगा वो कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, एग्जाम्पल डीसी मशीन की बात कर रहा हूँ। तो देखो इसके अंदर जो डायरेक्शन होगी फ्लक्स की वो चेंज हो जाएगी, तो ये क्या होगी, डायरेक्शन ये होगी इनवर्ट डायरेक्शन, ये पर्टिकुलर एंगल पे हो जाएगी। सो दिस इज रिजल्टेंट फ्लक्स। याद होगा आपको, मैंने बताया था, ये हमने बात कर चुके हैं डीसी मशीन के अंदर जब हमने डिस्कस करा था, दिस वन इज फाई एफ एंड दिस वन इज, सब हर मशीन में ऐसा ही होता है, फाई एफ फाई ए और इनके बीच का एक रिजल्टेंट होता है फाई आर। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये होता है आपका एयर गैप रिजल्टेंट एमएमएफ, एयर फ्लक्स, एयर गैप रिजल्टेंट फ्लक्स। ये किसकी वजह से होता है, ये होता है जब फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स ये दोनों आपस में जब बात करते हैं, जब आपस में मिलते हैं, तो इनकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है और उसको हम लोग लिखते हैं एयर गैप रिजल्टेंट फ्लक्स। अभी मैं इन सबको नाम बता दूंगा इनके। सो दिस इज द बेसिकली ये वो थ्योरी है जिसकी वजह से हम बात कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, सिंक्रोनस मशीन के अंदर 3 फ्लक्स होंगे। अगर अभी हम बात कर रहे हैं सिंक्रोनस मशीन की, होंगे सभी में, लेकिन यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पूरा हमारा डिस्कशन जो है वो सिंक्रोनस मशीन पे चल रहा है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 3 तरीके के फ्लक्स होंगे। सबसे पहला होगा फील्ड फ्लक्स, एक होगा आर्मेचर फ्लक्स। ये दोनों जब मिलेंगे तो रिजल्टेंट फ्लक्स हमें देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा, ये जो रिजल्टेंट एमएमएफ हमने निकाला अभी एफ आर और फाई आर, इससे भी एक देखो, क्योंकि एक रिजल्टेंट फ्लक्स है तो इस फ्लक्स से भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी कि एयर गैप जो रिजल्टेंट एयर गैप में जो रिजल्टेंट फ्लक्स है उसकी वजह से भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि एयर गैप का जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो भी तो रोटेट कर रहा है, फ्लक्स कटिंग एक्शन हो रहा है उससे, तो उसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको हम नाम देते हैं वीपीटी। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये, देखो वीपीटी कहाँ से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यानी कि जो फील्ड फ्लक्स होता है वो जिम्मेदार होता है ईपी को बनाने के लिए, इंड्यूस्ड वोल्टेज को, ठीक है। और जो रिजल्टेंट यानी कि जो एयर गैप में जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है ये जिम्मेदार होता है वीपीटी को बनाने के लिए, टर्मिनल वोल्टेज। यानी कि जो टर्मिनल वोल्टेज जो बनता है वो यूं ही डेल्टा एंगल बन जाता है। आपको याद होगा मैंने बताया था इन दोनों के बीच का एंगल डेल्टा है। तो ये जो एंगल डेल्टा ये कौन डिसाइड करता है, तो ये डिसाइड करता है फील्ड फ्लक्स एंड रिजल्टेंट फ्लक्स। समझ में आ रही बात ये? तो रिजल्टेंट फ्लक्स जो होगा उसकी वजह से वीपीटी आएगा। अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे, देखो ये चीज, ये लेक्चर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपने गेट में भी इस पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि छोटे एग्जाम जैसे एसएससी जेई हो गया, यूपीसीएल हो गया, जहाँ पे इजी क्वेश्चन आते हैं वहां पे इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है, ठीक है। आई होप ये लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। तो सिंपली मैंने क्या करा है, हम जानते हैं कि जब भी कभी फ्लक्स होगा और फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, फैराडे ने ऐसा कहा था। तो फाई एफ था, तो फाई एफ की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया, तो वो आ गया आपका यहाँ पे ईपी के रूप में। इसी तरीके से जो रिजल्टेंट एयर गैप फ्लक्स है इसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ईएमएफ होगा वीपीटी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए वीपीटी वोल्टेज जो होता है, यानी कि आपको याद होगा हम इक्वेशन बनाते थे ईपी इक्वल टू वीपीटी प्लस आई ए आर ए प्लस, ऐसे करके इक्वेशन लिखते थे। तो ये अगर ईपी पूछा जाए ये किसकी वजह से आ रहा है, तो ये आ रहा है फाई एफ की वजह से। और ये क्या करेगा ईपी, ये 90 डिग्री लैग करेगा फाई एफ को, ठीक है। वहीं वीपीटी पूछा था ये किसकी वजह से आ रहा है, तो ये आ रहा है फाई रिजल्टेंट की वजह से, और ये क्या करेगा, ये लैग करेगा 90 डिग्री बाई फाई आर। तो देखो फाई आर और वीपीटी ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे लैग करेंगे, और इसी तरीके से ये और फाई एफ और ईपी ये भी -90 डिग्री, मतलब ये दोनों के दोनों 90 डिग्री लैग करेंगे। अंतर क्या है, ये फाई आर से करेगा, वीपीटी फाई आर से करेगा, और ईपी जो होगा वो फाई एफ से करेगा। आई होप ये समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना।
अब मैं इनका मतलब बता देता हूँ, तो ये आप ये याद रख सकते हो, ये डायग्राम दिमाग में बसा लो। यहाँ पे मैं वो मीनिंग बता दे रहा हूँ। 5F का मतलब हो गया, सॉरी FF का मतलब हो गया फील्ड MMF, 5F का मतलब फील्ड फ्लक्स, EP का मतलब इंड्यूस वोल्टेज, IA का मतलब आर्मेचर करंट, FA का मतलब आर्मेचर रिएक्शन MMF है, और phi A क्या है, आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स है। अगेन मैंने आपको बताया ये बहुत सारी बुक्स में, जैसे PS भीमरा में ये आर्मेचर रिएक्शन MMF और आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स दे रखा है। आप इसको आर्मेचर, कई बुक्स में आपको ये मिल जाएगा आर्मेचर MMF, एंड इसको लोग कह देते हैं आर्मेचर फ्लक्स, ठीक है। तो ये भी कई लोग लिख देते हैं बुक्स में, अलग अलग बुक्स में, जो भी आप फॉलो कर रहे हो उस हिसाब से आप नोटिफिकेशन इसको फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे FR क्या है, यहाँ पे एयर गैप रिजल्टेंट MMF है, phi R क्या है, एयर गैप रिजल्टेंट फ्लक्स है, और VPT क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है। नाउ अब तक हमने सीख लिया। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूं कि एक अल्टरनेटर के अंदर क्या सीक्वेंस होगा VPT तक पहुंचने का, तो एक सीक्वेंस क्या है भाई, ठीक है। तो इस सीक्वेंस की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सीक्वेंस की बात करते हैं, तो हमने एक सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस जनरेटर, यहाँ पे अल्टरनेटर ले लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, सबसे पहले आपने बटन ऑन करा होगा, तो जैसे ही आप बटन ऑन करोगे तो फील्ड करंट आ जाएगा IF, ठीक है। फील्ड करंट आ गया, यानी कि रोटर के ऊपर फील्ड करंट आएगा। इस फील्ड करंट की वजह से क्या होगा, एक फील्ड MMF आएगा, ठीक है, FF। ये फील्ड MMF क्या करेगा, एक फील्ड फ्लक्स बनाएगा phi F। आई होप समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले बटन ऑन करा आपने फील्ड वाइंडिंग का, फील्ड करंट, उस फील्ड करंट की वजह से फील्ड MMF, और वो फील्ड MMF क्या करेगा, फील्ड फ्लक्स बनाएगा phi F। ना ये फील्ड जो फ्लक्स आएगा, इसकी वजह से क्या होगा, एक EMF इंड्यूस होगा, क्योंकि मोटर रोटेट हो रही है हमारा। जब रोटेट होगी तो फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा, फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा तो वहाँ पे EMF इंड्यूस हो जाएगा, फैराडे के लॉ से 90 डिग्री लैग करता हुआ। नाउ यहाँ पे मैंने लिख दिया 90 डिग्री लैगिंग, ओके। नाउ अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से अगर अल्टरनेटर लोडेड है, देखो वोल्टेज तो आ गया है, लेकिन अल्टरनेटर लोडेड नहीं है, तो EP पे ही कहानी रुक जाएगी आके, इसके आगे नहीं बढ़ेगी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। आपने क्या करा, आपने अल्टरनेटर का रोटर घुमाया, उसके अंदर फील्ड करंट दिया, उसके अंदर MMF आया, उसकी वजह से फ्लक्स आया, फ्लक्स की वजह से EMF आ गया आर्मेचर वाइंडिंग में, यानी कि स्टेटर के अंदर इंड्यूस्ड EMF आ चुका है। नाउ अब अल्टरनेटर अगर लोडेड है, लोडेड का क्या मतलब हुआ कि अगर अल्टरनेटर का जो आर्मेचर वाइंडिंग है, यानी जो स्टेटर है, वो 3 फेज वाइंडिंग से कनेक्टेड है, घर का तार जोड़ रखा है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे एक करंट आ जाएगा, आर्मेचर करंट IA। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक आर्मेचर करंट आ जाएगा। नाउ ये जो आर्मेचर करंट आएगा, इसकी वजह से एक आर्मेचर रिएक्शन MMF आ जाएगा, FA। ये आर्मेचर रिएक्शन MMF जो है, FA जो है, इसकी वजह से एक आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स आएगा phi A। तो यहां तक हमने देख लिया कि आर्मेचर MMF क्या करेगा, आर्मेचर रिएक्शन MMF जन्म देगा आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स को, phi A आ गया। नाउ अब बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है, अब ये जो फील्ड MMF है FF, और एक आर्मेचर रिएक्शन MMF है FA, ये दोनों मिलके जन्म देंगे एयर गैप रिजल्टेंट MMF को, ठीक है। तो जब ये दोनों मिलेंगे, तो ये दोनों मिलके एक बहुत ही अच्छा सा बेबी बनाएंगे, और वो होगा हमारा एयर गैप रिजल्टेंट MMF FR, ठीक है। ये हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ जब MMF है तो उसकी वजह से कुछ फ्लक्स आएगा, और वो फ्लक्स होगा एयर गैप रिजल्टेंट फ्लक्स phi R, ठीक है। नाउ क्योंकि फ्लक्स है और ये रोटेट हो रहा है, तो फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा, एक EMF इंड्यूस होगा, और यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होगा वो आएगा 90 डिग्री लैग करता हुआ VPT। क्लियर हो रहा है। आईओ भी सीक्वेंस समझ में आ गया होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। एक बार आपके लिए जल्दी से ब्रीफ कर देता हूं। सबसे पहले आर्म में फील्ड करंट आया, फील्ड करंट से फील्ड MMF आया, फील्ड MMF से फील्ड फ्लक्स आ गया। अब क्या हो रहा है, फील्ड जब फ्लक्स आ जाएगा और रोटर रोटेट हो रहा है, तो आर्मेचर वाइंडिंग जो होगी स्टेटर पे जो हमने की हुई है, उसके अंदर फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा, फैराडे आ जाएंगे, फैराडे के आने से 90 डिग्री लैग करता हुआ एक EMF इंड्यूस होगा। नाउ जब ये अगर हमारा अल्टरनेटर लोडेड है, घर के कनेक्शन कर रखे हैं, सर्किट कंप्लीट है, तो एक आर्मेचर करंट आ जाएगी आइए। आर्मेचर करंट जो आएगी उसकी वजह से एक आर्मेचर रिएक्शन MMF आएगा FA, वो किसको जन्म देगा, आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स phi A को, ठीक है। नाउ अब आर्मेचर रिएक्शन MMF और फील्ड MMF ये दोनों मिलके क्या करेंगे, एयर गैप रिजल्टेंट MMF बनाएंगे FR, वो जन्म देगा एयर गैप रिजल्टेंट फ्लक्स को। और जब फ्लक्स होगा और फ्लक्स रोटेट हो रहा है, क्योंकि हमारा जो एयर गैप है उसके अंदर फ्लक्स जो हो रहा है वो रोटेट है, तो उसकी वजह से क्या होगा, 90 डिग्री लैग करता हुआ एक टर्मिनल वोल्टेज आएगा VPT, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा VPT, ये किसकी वजह से आ रहा है, ये एयर गैप के रिजल्टेंट MMF की वजह से आ रहा है। आइयो अभी समझ में आ रही होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस लेक्चर को यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। इस लेक्चर के अंदर हमने अगर बात करें तो मैंने आपको पूरा, मेरा कोशिश जो थी वो ये थी कि मैं आपको समझा पाऊँ किस तरीके से वोल्टेज, फ्लक्स और करंट ये आपस में लिंकअप है। MMF और MMF कौन सा MMF किस वोल्टेज को जनरेट कर रहा है, और कौन सा MMF किस फ्लक्स को जनरेट कर रहा है, क्या सीक्वेंस है, ये सारी चीजें हमने सीखी। आने वाले लेक्चर में बात करूंगा अलग अलग एंगल की जो अल्टरनेटर में यूज होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, कुछ नया सीखा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कोई रिक्वायरमेंट है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए थैंक यू।